जब दुनिया अंधेरे में थी, जब किताबें ताकत नहीं और ज्ञान सुल्तानों की जागीर नहीं था, तब एक शहर ऐसा भी था जहां इल्म सबसे बड़ा खजाना माना जाता था। उस शहर का नाम था बगदाद, और उसके दिल में मौजूद थी एक ऐसी जगह जहां सवाल पूछना गुनाह नहीं था, बल्कि इबादत थी। गणित, चिकित्सा, खगोल विज्ञान और दर्शन, दुनिया का ज्ञान यहां एक छत के नीचे जमा किया गया। इस जगह का नाम था बैतुल हिकमा, हाउस ऑफ विजडम। अच्छा, एक सवाल पर सोचते हैं। आज हम विज्ञान, चिकित्सा और गणित की दुनिया में जहां भी खड़े हैं, उसकी बुनियाद, उसकी जड़ें कहाँ हैं? जब हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज या रिसर्च लैब देखते हैं तो यही लगता है कि ज्ञान की ये सारी मशालें पिछले कुछ 100 सालों में ही जली हैं। हाँ, और ये सोचना बहुत बहुत स्वाभाविक भी है। हम अपने आज को देखते हैं, लेकिन इतिहास की परतें खोलें तो पता चलता है कि ज्ञान की ये यात्रा बहुत पुरानी और गहरी है। आज से सदियों पहले एक ऐसा शहर था जहां ज्ञान ही सबसे बड़ी दौलत थी, ताकत से भी ज्यादा कीमती। एक ऐसा केंद्र जहां दुनिया भर के सबसे तेज दिमाग इकट्ठा हो रहे थे। तो हम किस शहर की बात कर रहे हैं और ये इतिहास का कौन सा दौर था? हम बात कर रहे हैं अब्बासी खिलाफत के सुनहरे दौर की, और शहर का नाम था बगदाद। उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा और शायद सबसे उन्नत शहर, और उसके दिल में एक ऐसी संस्था थी जिसने न सिर्फ उस दौर को बल्कि आने वाली कई सदियों को आकार दिया। इतिहास उसे बैतुल हिकमा के नाम से जानता है। बैतुल हिकमा मतलब हाउस ऑफ विजडम या ज्ञान का घर। ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। पर ये था क्या? क्या ये बस एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जैसी हम आज कल्पना करते हैं? नहीं, ये एक आम धारणा है, लेकिन इसे सिर्फ एक लाइब्रेरी समझना इसकी अहमियत को बहुत कम कर देगा। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये एक अकेडमी थी, एक अनुवाद केंद्र था, एक वेधशाला मतलब एक ऑब्जर्वेटरी, और शायद दुनिया का पहला बड़ा बौद्धिक संस्थान भी। यहाँ ज्ञान को सिर्फ जमा नहीं किया जा रहा था, उसे बनाने और आगे बढ़ाने का एक मिशन चल रहा था। कुछ इतिहासकार तो ये भी बहस करते हैं कि क्या ये एक अकेली विशाल इमारत थी या फिर खलीफा के संरक्षण में काम कर रहे विद्वानों का एक नेटवर्क जो पूरे शहर में फैला हुआ था। ये तो काफी दिलचस्प है। तो अगर इसका मकसद ज्ञान को इकट्ठा करना और बनाना था, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? कहाँ से आ रहा था ये सारा ज्ञान? यहीं पर बैतुल हिकमा की सबसे बड़ी पहचान सामने आती है, अनुवाद आंदोलन, द ट्रांसलेशन मूवमेंट। ये अपने आप में एक क्रांति थी। अब्बासी खलीफाओं ने, खासकर हारून अल रशीद और उनके बेटे अल मामून ने, एक असाधारण बीड़ा उठाया। उन्होंने दुनिया के कोने कोने में अपने दूत भेजे ताकि वो हर सभ्यता के ज्ञान को पांडुलिपियों और किताबों की शक्ल में बगदाद ला सकें। मतलब ये एक तरह का ग्लोबल नॉलेज कलेक्शन प्रोजेक्ट था। तो कहाँ से, कौन-कौन सी सभ्यताओं से ज्ञान यहाँ लाया गया? आप सोचिए, यूनान से अरस्तु और प्लेटो का दर्शन, यूक्लिड की ज्योमेट्री और गैलेन की चिकित्सा की किताबें लाई गईं। भारत से आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के खगोल विज्ञान और गणित के सिद्धांत आए। खासकर शून्य, जीरो का कॉन्सेप्ट, जिसने गणित की दुनिया ही बदल दी। इसके अलावा फारस की प्रशासनिक और साहित्यिक परंपराओं को भी अरबी में अनुवाद किया गया। ये उस दौर का, कह सकते हैं, एक तरह का इंटरनेट था जो कागज और स्याही पर चलता था और जिसका सर्वर बगदाद में था। ये पैमाना तो हैरान करने वाला है, लेकिन इतनी सारी अलग-अलग भाषाओं की किताबों का वे करते क्या थे? क्या इसका मतलब यह है कि वहां अनुवाद पर बहुत जोर दिया जाता था? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अनुवाद ही इस पूरे मिशन की रीढ़ की हड्डी था। बैतुल हिकमा में हर धर्मों समुदाय के बेहतरीन अनुवादक काम करते थे। ईसाई विद्वान सीरियाई और ग्रीक से अरबी में अनुवाद कर रहे थे, यहूदी विद्वान हिब्रू से, और ज़ोरोस्ट्रियन विद्वान पहलेवी यानी फारसी से। कहा जाता है कि उन्हें किताबों के वजन के बराबर सोना दिया जाता था। अहमियत किताब की थी, ये नहीं देखा जाता था कि उसे लिखा किसने है या वो कहाँ से आई है। तो एक बार जब ये सारा ज्ञान अरबी में उपलब्ध हो गया, तब क्या हुआ? क्या इन किताबों को बस अलमारियों में सजा दिया गया या फिर असली काम इसके बाद शुरू हुआ? असली काम तो इसके बाद ही शुरू हुआ। अनुवाद पहला कदम था, मंजिल नहीं। बैतुल हिकमा की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ ज्ञान को पूजा नहीं जाता था,
उसे चुनौती दी जाती थी, परखा जाता था और बेहतर बनाया जाता था। ये कोई म्यूजियम नहीं था, बल्कि एक जिंदा लैब थी। क्या इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं, जैसे गणित के क्षेत्र में? बिल्कुल, सबसे बेहतरीन उदाहरण गणित ही है। जब यूनानी और भारतीय गणित के ग्रंथ यहाँ पहुंचे, तो एक विद्वान ने उन दोनों को मिलाकर कुछ ऐसा बनाया जो पहले कभी नहीं था। उनका नाम था मुहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी। उन्होंने हिसाब अल-जब्र वल मुकाबला नाम की एक किताब लिखी। इसी अल-जब्र से आज का अलजबरा शब्द निकला है। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय अंकों और शून्य के इस्तेमाल को लोकप्रिय बनाया। यहाँ तक कि एल्गोरिदम शब्द भी उन्हीं के नाम अल-ख्वारिज़मी का ही एक रूप है। अरे वाह, ये तो कमाल है। मतलब आज जो एल्गोरिदम हमारे फोन और कंप्यूटर चला रहे हैं, उनका नाम 9वीं सदी के बगदाद के एक विद्वान के नाम पे। ये सीधा कनेक्शन तो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। गणित के अलावा और किन क्षेत्रों में ऐसा हो रहा था? चिकित्सा का क्षेत्र देखिए। अल-राज़ी जैसे चिकित्सकों ने बगदाद में पहला बड़ा सार्वजनिक अस्पताल स्थापित किया, जिसमें अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग वार्ड थे। अच्छा। ये आज भी मॉडर्न अस्पतालों का आधार है ना? उन्होंने चेचक और खसरे के बीच फर्क बताने वाली पहली प्रामाणिक किताब लिखी। ये सिर्फ थ्योरी नहीं थी, इसका सीधा इस्तेमाल हो रहा था लोगों की जिंदगी बचाने के लिए। और विज्ञान के बारे में क्या कहेंगे, खासकर खगोल विज्ञान या भौतिकी? बगदाद में बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेटरीज बनाई गईं। वहां के खगोलविदों ने पृथ्वी की परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस को आश्चर्यजनक सटीकता से नापा, जो आज के मान से सिर्फ 4% कम था। लेकिन शायद सबसे बड़ा योगदान इब्न अल-हैतम का था, जिन्हें पश्चिम में अल-हैज़न के नाम से जाना जाता है। उन्होंने प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स पर जो काम किया वो क्रांतिकारी था। उन्होंने ही सबसे पहले यह साबित किया कि हम चीज़ों को इसलिए देखते हैं क्योंकि उनसे रोशनी हमारी आंखों में आती है, न कि हमारी आंखों से रोशनी निकलकर चीज़ों पर पड़ती है। जो कि यूनानियों का मानना था। हाँ, जो यूनानी मानते थे। तो ये सिर्फ पुरानी जानकारी को सही करना नहीं था, ये तो देखने का एक बिल्कुल नया तरीका था। बिल्कुल, और इससे भी बड़ी बात ये थी कि उन्होंने ये साबित करने के लिए प्रयोगों का सहारा लिया। उन्होंने कैमरा ऑब्स्क्योरा का इस्तेमाल किया, जो आज के कैमरे का पूर्वज है। परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस, फिर प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट, और फिर प्रमाण यानी प्रूफ। इसी को तो हम आज साइंटिफिक मेथड कहते हैं, वैज्ञानिक पद्धति। जी। कई इतिहासकार मानते हैं कि इसकी व्यवस्थित शुरुआत इब्न अल-हैथम के काम से ही हुई। ये सब सुनने में ऐसा लगता है कि वहाँ काम करने का माहौल बहुत खुला और बौद्धिक रूप से ईमानदार रहा होगा। हाँ, वहाँ एक आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग का माहौल था। विद्वान एक दूसरे के काम की समीक्षा करते थे, उसमें गलतियां निकालते थे और उन पर खुली बहसें होती थीं। जैसा मैंने पहले कहा, वहाँ मुस्लिम, ईसाई, यहूदी सब विद्वान कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे। उनका मजहब नहीं, उनका दिमाग देखा जाता था। ये तो काफी हद तक आज के एकेडमिक माहौल जैसा लगता है, जहाँ पीयर रिव्यू और डिबेट की इतनी अहमियत होती है। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। ये आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति का एक शुरुआती रूप था, लेकिन एक बड़ा फर्क था। ये सब कुछ खलीफा यानी शासक के सीधे संरक्षण में हो रहा था। ये आज की तरह विकेंद्रीकृत मतलब डिसेंट्रलाइज्ड नहीं था। ये इसकी ताकत भी थी क्योंकि इसे संसाधन बहुत मिलते थे, लेकिन यही बाद में इसकी एक कमजोरी भी साबित हुई। ये एक दिलचस्प बिंदु है। तो ये ज्ञान का केंद्र, ये बौद्धिक बिजली घर जो इतना आदर्श लग रहा है, ये सब हमेशा तो नहीं चला होगा। आखिर इस सुनहरे दौर का अंत कैसे हुआ? कोई भी सुनहरा दौर हमेशा नहीं रहता। 12वीं सदी आते आते अब्बासी खिलाफत अंदरूनी तौर पर कमजोर होने लगी थी। राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही थी और रूढ़िवादी ताकतें मजबूत हो रही थीं, जो इस तरह की खुली बौद्धिक जांच पड़ताल पर सवाल उठाती थीं। बैतुल हिकमा का संरक्षण कम होने लगा था, लेकिन जो आखिरी और सबसे विनाशकारी चोट थी वो बाहर से आई। आप मंगोलियों के आक्रमण की बात कर रहे हैं? हाँ, साल था 1258। चंगेज खान का पोता हलाकू खान एक विशाल सेना लेकर बगदाद के दरवाजों पर आ पहुंचा। उस वक्त भी बगदाद एक शानदार शहर था, लेकिन उसकी सैन्य ताकत वो पुरानी बात हो चुकी थी। कुछ हफ्तों की घेराबंदी के बाद शहर ने आत्मसमर्पण कर दिया। और उसके बाद जो हुआ उसे इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक गिना जाता है। बिल्कुल, मंगोलों ने शहर में जो तबाही मचाई वो कल्पना से परे है। हफ्तों तक लूटपाट और कत्लेआम चलता रहा। लाखों लोग मारे गए,
शहर की बड़ी बड़ी इमारतों, मस्जिदों, महलों, अस्पतालों सबको आग लगा दी गई। और इस तबाही का सबसे बड़ा निशाना बना बैतुल हिकमा। वो सारी किताबें, वो सारी की सारी पांडुलिपियां। सब नष्ट कर दी गईं। इतिहासकार लिखते हैं कि बैतुल हिकमा की लाखों किताबों को पास बहने वाली टाइग्रिस यानी दजला नदी में फेंक दिया गया। कहा जाता है कि इतनी किताबें थीं कि नदी का पानी कई दिनों, कुछ कहते हैं कई हफ्तों तक उनकी स्याही से काला बहता रहा। एक और कहानी ये भी है कि किताबों का एक पुल बना दिया गया था जिस पर सैनिक नदी पार करते थे। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। हम सिर्फ किताबों के जलने की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस ज्ञान के खोने की बात कर रहे हैं जो उन किताबों में था। क्या हमें अंदाजा है कि हमने क्या खोया? यही सबसे दर्दनाक सवाल है। सोचिए, उसमें सिर्फ कहानियां नहीं थी, उसमें इब्न अल हैथम के प्रकाश विज्ञान पर किए गए प्रयोगों के विस्तृत नोट्स थे, जिनका एक छोटा सा हिस्सा ही हम तक पहुंच पाया। अलखिंदी के क्रिप्टोग्राफी पर लिखे ग्रंथ थे जो शायद हमेशा के लिए खो गए। गणित, चिकित्सा, दर्शन, खगोल विज्ञान पर ना जाने कितने ऐसे ग्रंथ थे जिनकी कोई और कॉपी दुनिया में कहीं मौजूद नहीं थी। ये सिर्फ बगदाद का नहीं, ये पूरी इंसानियत का नुकसान था। तो आज बैतुल हिकमा की जगह सिर्फ खंडर हैं, इमारत नष्ट हो गई, किताबें बह गईं। क्या उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इमारतें नष्ट हो सकती हैं, किताबें जलाई जा सकती हैं, लेकिन विचार अमर होते हैं। बैतुल हिकमा का भौतिक शरीर भले ही नष्ट हो गया हो, लेकिन उसकी आत्मा, वो आज भी जिंदा है। वो कैसे? उसका असर आज हम कहाँ देख सकते हैं? उस तबाही से पहले ही बैतुल हिकमा में जमा किया गया ज्ञान दूसरी जगहों पर फैलना शुरू हो गया था। ये ज्ञान यात्रियों, व्यापारियों और विद्वानों के जरिए मुस्लिम स्पेन यानी अल अंदलुस और सिसिली जैसे केंद्रों तक पहुंचा। वहां इन अरबी किताबों का लैटिन में अनुवाद हुआ और यही अनुवादित ज्ञान था जिसने यूरोप को उसके अंधकार युग से निकालकर पुनर्जागरण यानी रेनेसांस की नींव रखी। तो हम ये कह सकते हैं कि आज की आधुनिक दुनिया की विज्ञान और दर्शन की जड़ों में कहीं ना कहीं बैतुल हिकमा की मिट्टी भी है। बिना किसी शक के ये एक मशाल की तरह है। बैतुल हिकमा ने जो मशाल जलाई थी वो बुझी नहीं, वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती रही और आज भी दुनिया को रोशन कर रही है। हम जो कुछ भी जानते हैं उसमें उस महान संस्थान का एक अदृश्य लेकिन बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये सोचना ही अद्भुत है, पर ये मुझे एक और सवाल की तरफ ले जाता है। अगर बैतुल हिकमा इतना बड़ा और प्रभावशाली था तो क्या वो अपनी तरह का अकेला केंद्र था? ये एक बहुत गहरा और जरूरी सवाल है और जवाब है नहीं, वो अकेला नहीं था। इस्लामी दुनिया के सुनहरे दौर में ज्ञान के कई और केंद्र थे जिन्हें दुनिया अक्सर भूल जाती है। जैसे स्पेन में कोर्डोबा का पुस्तकालय, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें 4 लाख से ज्यादा किताबें थीं, जब यूरोप के सबसे बड़े पुस्तकालय में कुछ 100 किताबें होती थीं। या मिस्र के कहरा में बना दार अल हिकमा, या फिर मध्य एशिया के समरकंद और बुखारा जैसे शहर जो सिल्क रोड पर ज्ञान के बड़े केंद्र थे। इतिहास में ज्ञान के ऐसे कई और द्वीप थे, लेकिन उनकी कहानियां अक्सर बगदाद की भव्यता के नीचे दब जाती हैं। इसका मतलब है कि ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। बैतुल हिकमा तो उस दुनिया को समझने का बस एक दरवाजा था। उस दरवाजे के बाहर ज्ञान के और भी कई खोए हुए संसार हैं जिनकी खोज अभी बाकी है, और शायद हमें उस खोज को जारी रखना चाहिए।